अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के लीडर इस वक्त एक जानिब से ऑकस नामी मंसूबे पर दस्तखत और इसकी तफसीलात शेयर करते दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से जौहरी तवानाई से चलने वाली 5 आबदोज़ें खरीदनी हैं। एशिया पैसिफिक में मगरबी ममालिक को मजबूत बनाने के लिए अमरीकी और बरतानवी टेक्नोलॉजी के साथ एक नया मॉडल बनाने का ऐलान भी सामने आया है। नाज़रीन, चीन की अगर हम बात करें तो इस वक्त दुनिया भर में अपनी तिजारत, टेक्नोलॉजी और दीगर मंसूबों के तहत एक बड़ी ताकत बनकर उभरता दिखाई देता है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन के इस बढ़ते असर रसूख को अपने लिए खतरा समझते आ रहे हैं और इन्हीं खतरात के पेश नज़र 2021 में बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जौहरी आबदोज़ों का ऑकस नामी माहिदा किया गया था। अमेरिका और बरतानिया दोनों जौहरी ममालिक हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जौहरी मुल्क नहीं है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ऐसी आबदोज़ें खुद नहीं बना सकता है, जबकि बरतानिया और अमेरिका की मदद से उन्हें बनाकर ऑस्ट्रेलिया में तैनात करना चाहता है। चीन ने तीनों मगरबी ममालिक के इश्तराक पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे सर्द जंग का शाखसाना करार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुआहदा ये ज़ाहिर करता है कि ये तीनों ममालिक अपने अपने जोग्राफियाई सियासी मफादात की खातिर आलमी बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मुआहदा है क्या? इन आबदोज़ों के हवाले से चाइना के ख़दशात क्या हैं और ये ख़दशात अब एक ऐसे वक्त में क्यों सामने आ रहे हैं जब ये मुआहदा हुए काफ़ी मुद्दत बीत चुकी है? इस पर हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद होंगी डॉक्टर आबिना महमूद साहिबा, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। मैं उनसे बात करूंगी, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रही होंगी। लेकिन पहले इस हवाले से, इस ऑकस मुआहदे के हवाले से, चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, इन तीनों ममालिक का जो इश्तराक है, जो आपसी ताउन है, इस हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर गेस्ट से बात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सैन डिएगो में जौहरी ताकत से लैस आबदोज़ों की फराहमी के मंसूबे की तफसीलात का ऐलान करने के लिए ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी वज़राए आज़म की मेज़बानी की। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया पर मबनी ऑक्स इत्तेहाद ने मुश्तरका मंसूबे का ऐलान करते हुए बताया है कि ये सिक्योरिटी इत्तेहाद के उसी पहले मंसूबे की नुमाइंदगी करता है जो कि 2021 में सामने लाया गया था। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 3 अमरीकी वर्जीनिया क्लास की जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज़ें फराहम करने की बात कही गई है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत 2030 की दहाई के आखिर तक नई किस्म की आबदोज़ें काम करना शुरू कर देंगी। इससे पहले आबदोज़ें तैयार करने का मरहला मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी बदौलत बरतानिया में हजारों मुलाजमतें पैदा होंगी। सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि ये इत्तेहाद के आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक के लिए मुश्तरका अज़्म का एक हिस्सा है। वाज़ेह भी किया कि ये आबदोज़ें जौहरी तवानाई से लैस होंगी, ताहम जौहरी तौर पर मुसल्लह नहीं होंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की मौजूदगी में मुआहदे का ऐलान करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा कि इस शराकत दारी के तहत एक जदीद तरीन आबदोज़ तैयार की जाएगी, जिसके बारे में दुनिया अब तक नहीं जानती होगी। इस मंसूबे के तहत दुश्मन के आबदोज़ों का खोज लगाकर उन्हें निशाना बनाने वाली बरतानिया की आबदोज़ों की तादाद 2 गुनी हो सकती है। इस मल्टी स्टेज प्रोजेक्ट के तहत बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया मुश्तरका तौर पर पहले नई आबदोज़ें तैयार करेंगे और फिर एक साथ ऑपरेट भी करेंगे। वाशिंगटन ने 1950 की दहाई में बरतानिया के साथ पहली बार जौहरी तवानाई से चलने वाली टेक्नोलॉजी का इश्तराक किया था, जिसके बाद अब ये पहला मौका है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म अल्बानी ने कहा कि ये मुआहदा हमारी पूरी तारीख में ऑस्ट्रेलिया की दिफाई सलाहियत के लिए सबसे बड़ी वाहिद सरमायाकारी की नुमाइंदगी करता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये आबदोज़ें मुल्क के जनूबी हिस्से में तैयार की जाएंगी, जिनमें बरतानिया में तैयार करदा कुछ आलात इस्तेमाल किए जाएंगे और 2040 की दहाई के अवाइल में सर्विस में होंगे। ऑक्स पार्टनरशिप का ऐलान 2021 में किया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने बहरुल काहिल में चीन के जारहाना इक़दामात का जवाब देने की कोशिश की, जबकि ये ताज़ा तरीन मरहला एक ऐसे वक्त में आया है जब बरतानिया अपनी खारजा और सलामती पॉलिसी के जायजे में चीन के ऊपर जारहत का मौक़िफ़ अपना रहा है। बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वालेस के मुताबिक ये तीनों मुल्कों के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि हम हिंद, बहरुल काहिल और पूरी दुनिया में सलामती में ताउन के लिए
मिल कर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के आबदोज मुआहदे पर कड़ी तनकीद करते हुए इस सिक्योरिटी डील को सर्द जंग की जहनीत का शाखसाना करार दिया है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबन ने 3 मगरबी इत्तेहादियों पर हथियारों की दौड़ को भड़काने का इल्जाम लगाते हुए खबरदार किया है कि जौहरी फैलाव के खतरे से पुर रास्ते पर ना चलें। वांग वेनबन ने कहा कि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुआहदा जाहिर करता है कि तीनों ममालिक अपने अपने जोग्राफियाई सियासी मफादात की खातिर आलमी बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगरबी ममालिक का ये मुआहदा जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे के मकासद की खिलाफ वर्जी है, जिससे खित्ते में जौहरी हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। किस चीनी जारहियत की बात की जा रही है जी? इस सारे मामले पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे डॉक्टर आमिना महमूद साहिबा से। उनका तज्जिया जानेंगे, उनकी राय जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि जनूबी एशिया में एटमी फ्लैश पॉइंट है। तनाज़े कश्मीर जनूबी एशिया में एटमी जंग का पेश खेमा बन सकता है। खित्ते में एटमी जंग से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए मुदाखलत करे। जनूबी एशिया में बहरान के खात्मे के लिए तनाज़े कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल के लिए फौरी इक़दाम करे।
سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، کس طرح بہتان بازی کی جا رہی ہے، کس طرح الزام تراشی کی جا رہی ہے، بلا تحقیق کسی خبر کو پھیلا دینا. رسول خدا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو کسی خبر کو بغیر تحقیق کے سنے سنائے معاشرے میں پھیلا دے. اور اس وقت نیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ طوفان بدتمیزی بپا ہے، اور اس سے نہ صرف نوجوان نسل ہماری تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے، بلکہ خاندانی جو نظام ہے وہ بھی ناظرین تباہ ہو رہا ہے. اور نوجوان بچوں اور میری بیٹیوں، اگر آپ اپنا مستقبل تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو خدا را نیٹ کو ضرورت کے لیے اور نیٹ کو مفید اور خیر کے لیے استعمال کیجیے. سب بکھر جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. کیا کرتی اور گھر بیٹھ کے انتظار کرتی کہ تم کب کال بیک کرو گے، کب مجھے ریپلائی کرو گے؟ خدا کے قہر سے ڈرے بھائی صاحب، غریب کی بد دعا تو عرش بھی ہلا دیتی ہے. جو میں نے فیصلہ کیا ہے سب پہ یہ فرض ہے کہ اس کی حمایت کی جائے. یہ صرف تمہاری خوشی نہیں تھی، میری خوشی بھی تھی. میری خوشی ساتھ کیوں قربان کی تم نے؟ بالکل جی، آج جو آکس معاہدہ ہے 3 اہم ممالک کے درمیان، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہے. ہم چاہ رہے تھے ہماری گیسٹ ہمیں جوائن کر سکتی آمینہ محمود صاحبہ سے ہم رابطے میں تھے، لیکن عین وقت پر جب ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا تجزیہ آپ سے شیئر کریں، لائن نہیں مل پائی ہے، سگنلز کا کچھ ایشو تھا، بات نہیں ہو پائی ہے. پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آپ سے شیئر کرنی ہیں. آکس پر بھی پھر ہم کسی روز یقیناً بات کر رہے ہوں گے، لیکن جو چیدہ اور اہم چیزیں تھیں وہ ہم آپ سے رپورٹ کے ذریعے بھی شیئر کر چکے ہیں. ابھی جو میں بات کرنے جا رہی ہوں روس یوکرین جنگ کی، جس کی شروع ہونے سے پہلے یوکرینی گندم یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں خوراک کا ایک اہم ذریعہ تھی. جب ناظرین یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد خوراک کا ایک عالمی بحران پیدا ہونے لگا، جس سے خاص طور پر افریقہ سب سے زیادہ متاثر ہونے لگا، کیونکہ افریقی ممالک کے پاس نہ کوئی اور آپشن تھا اور نہ ہی اس کے اپنے پاس کوئی وسائل ہیں. اس بحران کے باعث دنیا بھر میں 80 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں. معاملات یہیں تک نہیں ہیں بلکہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ترکیے اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں گزشتہ سال جولائی میں ایک بہت اہم معاہدہ سامنے آیا تھا. اس معاہدے کے تحت روس نے یوکرینی بندرگاہوں سے خوراک کی سپلائی جانے کی اجازت دینا تھی. نومبر میں اس معاہدے کے ختم ہونے پر 120 دن کی توسیع بھی کی گئی تھی، اور اب دوبارہ اس کی میعاد ختم ہونے پر توسیع کر دی گئی ہے.
लेकिन नाज़रीन इस बार 120 की बजाय सिर्फ 60 दिन की तौसीह की गई है। ये माहिदा जो है कई ममालिक में भूख के बहरान को काबू करने के लिए नहायत अहम है और नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे मामले में कोई गलती कोई कोताही न बरती जाए। माहिरीन कहते हैं कि खुराक समेत दीगर अशिया की सप्लाई तब तक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी जब तक इस मामले में एक मुस्तकिल मुआहदा नहीं कर लिया जाता है। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा तो इस सिलसिले में मुसलसल पेश हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आलमी बरादरी इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? गंदम बरामद करने के मुआहदे के हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? ये 60 दिन के लिए क्यों किया गया है और 60 दिन के बाद क्या हो रहा होगा? ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। रूस ने बहीरे अस्वद के रास्ते यूक्रेन के अनाज की बरामद के मुआहदे में तौसीह करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। आलमी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जेनेवा में रूसी नायब वजीर खारजा की क़यादत में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों से मुलाकात में यूक्रेन से अनाज की बरामदात के मुआहदे से मुतल्लिक़ मुआहदे में तौसीह पर बातचीत की। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बातचीत के बाद मॉस्को की जानिब से ये रद्द अमल आया कि वो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव में तौसीह देने की मुखालफत नहीं करेगा, जिसका मकसद खुराक के आलमी बहरान को कम करना है। मुज़ाकरात से कबल ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये मुआहदा ना हो सके, लेकिन रूस ने असल मुआहदे की 120 दिन की मुद्दत में से निस्फ के लिए मुआहदे की तौसीह पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब यूक्रेन ने इसे असल मुआहदे से मुतसादिम करार दिया, लेकिन तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। गुज़िश्ता साल फरवरी में रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मॉस्को ने यूक्रेन की बहीरे अस्वद की बंदरगाहों की जंगी बहरी जहाज़ों के जरिए नाकाबंदी कर दी थी। जुलाई 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी यूक्रेन, तुर्की और रूस की जानिब से एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। इस मुआहदे के तहत रूस यूक्रेन जंग के बाइस 5 माह तक का तातुल का शिकार बहीरे अस्वद में यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी गई थी। इस मुआहदे के तहत 2 करोड़ 40 लाख टन से ज्यादा खुराक से भरे जहाज निकाले गए, जिसने आलमी खुराक के बहरान को कम करने में मदद दी। इस मुआहदे में 19 नवंबर 2022 को 120 दिन की तौसीह कर दी गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन का दावा है कि रूस के साथ तय पाने वाले बरामदात के दूसरे मुआहदों का एहतराम नहीं किया जा रहा। BSGI मुआहदा सिर्फ यूक्रेनी अनाज की बरामद से मुतल्लिक है, लेकिन मॉस्को और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान दूसरे मुआहदे का मकसद रूसी खुराक और खादों की बरामद में सहूलत फराहम करना है। ये अशिया मॉस्को पर आयद मगरबी पाबंदियों से मुस्तस्ना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने रवा माह दौरे कीव के दौरान कहा था कि इस मुआहदे में तौसीह करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हालिया बयान में कहा कि अनाज राहदारी समझौते का तहफ़्फ़ुज़ आलमी ग़िज़ाई सलामती के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक मुआहदे के तहत भेजी जाने वाली बरामदात में से तकरीबन निस्फ मकई और 1/4 से ज़्यादा गंदम है। तकरीबन 45% बरामदात तरक्की याफ्ता ममालिक को जाती हैं। सबसे ज्यादा बरामदात चीन ने वसूल की, उसके बाद स्पेन, तुर्की, इटली और नीदरलैंड्स थे। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ मज़ीद ख़बरें, कुछ मज़ीद स्टोरीज़ जो हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा बात इस प्रोग्राम में कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जगहों पर या तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है या फिर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। कुछ इसी सिलसिले में आज हमारे पास एक स्टोरी है माहिरीन के हवाले से, जो खबरदार करते आ रहे हैं कि इंसानियत को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो इस वक्त एटमी जंगों से नहीं है बल्कि माहौलियाती तब्दीली से है, और इसका सबूत दुनिया भर से आए रोज़ सामने आने वाले हादिसात और अमवात की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफ्रीका के 2 ममालिक अपनी तारीख के सबसे बड़े तूफ़ान का सामना कर रहे हैं। मलावी और मोज़म्बिक नामी ममालिक में फेरी नामी तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। ये नाज़रीन जो समुद्री तूफ़ान है, इसके साथ बारिशों के मुसलसल सिलसिले ने एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर ली है और इसकी वजह से हज़ारों घर तबाह हो चुके हैं। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश है। इस बारिश की वजह से लातादाद लोग जो हैं वो बेआसरा हो चुके हैं। ज़ाहिर है उनके घर तबाह हो गए हैं और उनकी रिहाइश गाहें जो हैं वो उनसे छिन गई हैं। सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं, पानी में डूब चुकी हैं। जो मुतासिर इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम है, ज़ाहिर है ऐसे में वो भी दरहम बरहम हो जाता है। यहाँ भी वही हुआ है।
अच्छा नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के बायस अब तक ये जो दोनों ममालिक हैं इनमें हलाक होने वालों की तादाद 136 तक जा पहुँची है, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। फ्रेडी नामी तूफ़ान गुज़िश्ता माह भी अफ्रीकी ममालिक मोज़म्बिक, मलावी और मेडागास्कर से टकराया था। उस वक्त भी जानी और माली नुकसान देखा गया था। लेकिन नाज़रीन, ये तीनों ममालिक अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं और इसी वजह से यहाँ गैर मामूली बारिशों और सैलाबों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। इन ममालिक को गुज़िश्ता साल 6 से ज़ायद बार ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना करना पड़ा, जो कि एक रिकॉर्ड है। अफ्रीकी ममालिक में सैलाब और तूफ़ान ने क्या तबाही मचाई है और अब इस तबाही से निमटने के लिए क्या इन ममालिक के पास, यहाँ इंतज़ामिया के पास या हुकूमतों के पास वसाइल हैं, और अगर वो वसाइल हैं तो उन वसाइल का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, और क्या लगता है इंतज़ामिया को और जो रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, कब तक ये जो सिचुएशन है ये काबू में आ जाएगी और ये तूफ़ान जो है इसके बारे में क्या इत्तलाती है, सारी चीज़ें आज हम आपको एक रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। बराज़म अफ्रीका के ममालिक मलावी और मोज़म्बिक को अपनी तारीख के सबसे ताकतवर समुद्री तूफान फरीडी का सामना है। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री तूफान हफ्ते को पहले मोज़म्बिक और उसके बाद मलावी के साहली इलाकों से टकराया। ताकतवर तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। दरख्त जड़ों से उखड़ गए और मकानों की छतें उड़ गईं। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। कई कच्चे मकानात मुनहदिम होने के बायस दर्जनों लोग मलबे तले दब गए। समुद्री तूफान के साथ न रुकने वाला बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक मलावी में मुख्तलिफ अफसोसनाक हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 100 तक पहुँच गई है, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मलावी का तिजारती दारुल खिलाफा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहां 85 अफराद मारे गए, जिनमें से 36 हलाकतें लैंडस्लाइडिंग के बायस हुई। मलावी हुकूमत ने तूफान के बायस सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। इमदादी टीमों की जानिब से मुतासर इमारतों से मलबा हटाने और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलावी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया है। मलावी के पड़ोसी मुल्क मोज़म्बिक में 37 हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि ज़म्बीज़िया, सोफाला और नाम्पोला के इलाकों में समुद्री तूफान से निस्फ मिलियन अफराद बुरी तरह मुतासर हुए। मोज़म्बिक में भी तूफानी बारिशों और सैलाब से 37 अफराद हलाक हुए। हुकाम के मुताबिक मौजूदा बारिशें इलाके की तारीख की तबाहकुन बारिशें हैं। दोनों ममालिक में जख्मियों की मजमूई तादाद 1000 के करीब पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों ने खबरदार किया है कि मौजूदा तूफान से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल हैजे की वबा को बढ़ा सकती है। मलावी में सेहत आमा बदतरीन बहरानों में से एक करार देते हुए 10,000 लोगों की मदद की अपील की, जो खुराक और रिहाइश के बगैर रह रहे हैं। आलमी इदारे के मुताबिक अगर बर वक्त लोगों की मदद न की गई तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया कि फरीडी, जो गुज़िश्ता माह पहली बार वकूअ पज़ीर हुआ था, 21 फरवरी को मेडागास्कर और फिर 3 दिन बाद मोज़म्बिक से टकराया, तारीख का सबसे तवील अरसे तक बरकरार रहने वाला समुद्री तूफान हो सकता है। पहले समुद्री तूफान से मेडागास्कर में तकरीबन 2,26,000 और मोज़म्बिक में 1,63,000 अफराद मुतासर हुए। 15 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। रिपोर्ट आपने देखी। अब हम बात करने जा रहे हैं जी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ की, और वो ज़बरदस्त चीज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और वो चीज़ क्या है समझ तो आप गए होंगे, वो है जी पाकिस्तान सुपर लीग। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का एक मरहला जो है वो मुकम्मल होने के बाद अब शुरू होने जा रहा है पहला प्ले ऑफ मरहला। लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ मरहले में जगह बनाई है। इस इवेंट में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। क्वालिफायर और एलिमिनेटर में कौन कौन सी टीम्स हैं, कौन सी टीम किसके मध्य मुकाबले होगी, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। आई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर मैं चूँकि बहुत वीक हूँ क्रिकेट के इन सारे मामलात में, ख़ास तौर पर सुपर लीग के सारे मामलात में, कोशिश मैं करी होती हूँ, मैचेस देख रही होती हूँ, कुछ मेरे समझ आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते। जितना समझ में आ रहा है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही और जो इस रिपोर्ट में नहीं शेयर हो रहा, वो हमसे शेयर करेंगे नमूद मुस्लिम। हमें हमारे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे स्पोर्ट्स डेस्क को देख रहे होते हैं और बहुत
अच्छे से क्रिकेट पे जानदार किस्म का तज्जिया करते हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 8 का लीग मरहला मुकम्मल होने के बाद लाहौर कलंदर्स पहली, मुल्तान सुल्तान दूसरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी और पेशावर चौथी पोजीशन पर मौजूद है। 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद लाहौर कलंदर्स ने 10 मैचेस में से 7 में कामयाबी समेटी, जबकि 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों ने 6-6 मैचेस जीते, दोनों ने ही 4-4 में शिकस्त खाई और 12-12 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुई। मुल्तान सुल्तान की टीम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी की टीम 10 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर, जिसने 5 मैचेस जीते और 5 में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा और अगले मरहले तक रसाई हासिल करने वाली चौथी टीम है। PSL 8 का पहला मरहला इख्तिताम को पहुंचने के बाद प्ले ऑफ मरहले के मैचेस का शेड्यूल तय हो गया है। 15 मार्च को होने वाले पहले क्वालिफायर मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कज़ाफी स्टेडियम में होगा। क्वालिफायर की फातेह टीम बहराज फाइनल, जबकि हारने वाली टीम एलिमिनेटर 2 खेलेगी। 16 मार्च को पहली एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसमें नाकाम रहने वाली टीम टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में बल्लेबाजों में मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान 10 इनिंग्स में 483 रन्स के साथ पहले नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 9 इनिंग्स में 416 रन के साथ दूसरे, जबकि कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम 10 इनिंग्स में 404 रन्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बॉलिंग में पहली पोजीशन मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स के पास है। अब्बास अफरीदी ने 9 मैचेस में 22 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एहसानुल्लाह ने 10 मैचेस में 20, जबकि लाहौर कलंदर्स के राशिद खान 8 मैचेस में 15 खिलाड़ियों को जलता किया। रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त जी हम बात करने जा रहे हैं नमूद मुस्लिम से। जैसा कि तारुफ में इनका तारुफ मैं आपसे पहले करवा चुकी हूँ। अच्छा, क्रिकेट का ना सुनते ही ना नमूद मुझे ना पता नहीं कुछ होने लग जाता है, क्योंकि मैं इतनी क्रिकेट लवर हूँ नहीं। क्रिकेट लवर हूँ कह सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अभी मुझे नमूद ये समझ में नहीं आ रहा है कि जी पहले कुछ टीम्स खेलती थी, फिर सेमीफाइनल होता था, उसके बाद फाइनल होता था। ओके, फेयर इनफ, समझ में आ गया। ये क्या है सुपर लीग? ये प्ले ऑफ मरहला खासतौर पर जिसको कहते हैं। हाँ जी, देखिए ये जो प्ले ऑफ मरहला है जो कि कल से शुरू हो रहा है, ये पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ मरहला जिसे कहेंगे ना, तो ये पहले होता था कि रॉबन लीग की बुनियाद पर मैचेस होते थे। तमाम टीमें एक एक टीम के साथ खेलती थी। उस पॉइंट्स की बुनियाद पर जो टीमें 4 ऊपर होती थी उनके आपस में 2 सेमीफाइनल होते थे और आखिरी एक फाइनल होता था। ये जो लीग हुई है पाकिस्तान सुपर लीग जो PSL 8 हो रहा है, ये डबल लीग की बुनियाद पे होता है। जो पहला मरला यानी कि हर टीम से 2-2 मैच खेलेगी। अच्छा। उसके बाद 4 टीमें आगे जाएंगी, लेकिन जो प्ले ऑफ मरला है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। यहाँ पे प्ले ऑफ मरले का मसला ये है कि यहाँ पे चारों टीमें जो हैं, जो फर्स्ट पे आई है ना, जो फर्स्ट पे 2 टीमें हैं, इनके पास चांस होता है कि अगर वो हार भी जाए, पहले तो सेमीफाइनल में हारते थे तो आउट। अब ये होता है कि पहला जो मैच होगा जिसको हम क्वालिफायर कहते हैं, इसके अंदर इसका नाम क्वालिफायर होता है। पहला मैच जो कल जो हो रहा है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान हो रहा है। ज़रा वही बात करेंगे कौन कैसा है, क्या है क्या नहीं, लेकिन इनमें से जो टीम जीतेगी ना वो डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी। लेकिन अगर मुल्तान या जो टीम हारेगी मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के मैच में से, वो थोड़ा वेट करेगी। वो एलिमिनेटर 1 का आउट नहीं होगी, वो भी आउट नहीं होगी। अच्छा। वो भी वेट करेगी। एलिमिनेटर 2 का जो मैच होगा उसमें से 2 जो टीमें जीतेंगी, जो खेलेंगी, उनमें से एक टीम जीत जाएगी। वो जीतने के बावजूद जो है फाइनल में नहीं जाएगी। उसका मुकाबला होगा दोबारा उस टीम के साथ जो कि क्वालिफायर जो कि इसमें जो क्वालिफायर में जीता था। कितने मुकाबले होने वाले हैं? अच्छा, 3 मुकाबले होने वाले हैं। अगर आप उसको देखें, पहले सेमीफाइनल 2 होते थे, अब सेमीफाइनल समझे आप 3 हो गए, लेकिन मजे का बन जाता है। उसके बाद 2 टीमें बिल्कुल जैसे कहते हैं छान के निकल के फाइनल में पहुंचती हैं। जी, इतना ज्यादा इनको छान रहे हैं। इसमें से एक तो लाहौर कलंदर के फखर जमान निकले हैं, फिर मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान निकले हैं। इतना छानने के बाद तो अब ये बताएं कि ये इनमें से कौन अपनी टीम को आपको लगता है कि बचा पाएगा, जो नेक्स्ट मैच दोनों के दरमियान? देखिए कल का जो मैच है ना, बिल्कुल आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात की है उस वाले से। फिर आप कहते हैं मुझे क्रिकेट का नहीं पता, बिल्कुल जिसे कहते हैं जेन्युइन बात की है। देखिए जो मैच है ये 2 कप्तानों के दरमियान है, रिजवान और शाहिन शाह अफरीदी के दरमियान। फखर वगैरह ठीक है, बकअप करते साथ चलते हैं।
ان दोनों की कप्तानी पूरे सुपर जो लीग है, ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है, उसमें डिस्कस हुई है कि जनाब ये जो कप्तानी करते हैं समझ के करते हैं, देख के करते हैं और चला के कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज वो दोनों क्वालिफायर में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो मरहला है, ये लाहौर में हो रहा है और कजाफी स्टेडियम में हो रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, दुनिया ने इसमें वर्ल्ड कप के फाइनल भी देखे, ठीक, सेमीफाइनल भी देखे। लेकिन यहाँ पे जब ये हो रहा है तो इसमें ये जो पिच है ना, ये और जो वेदर खासतौर पे ड्राई हो रहा है, पंजाब में जो गर्मी आ रही है उसकी वजह से, तो ये तो बैट्समैन को फायदा देती है। अब आप दोनों टीमों का मुआवजा करेंगे तो जो बैटर्स है ना वो रिजवान की टीम में ज्यादा है और जो बॉलर्स है वो शाहिद शाह अफरीदी की टीम में ज्यादा है। यानी कि अगर आप देखना शुरू करें, लेकिन लाहौर मैच जितवाने में कौन अहम रहता है? ये तो 5 और बाजी कभी भी पलट सकती है ना। कभी बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि गेम जो है वो उनकी टीम जो है वो जीत जाती है, और कभी अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत होती है मैच जीतने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो पिच है ख़ास तौर पर इस ग्राउंड की, इस पर अगर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैच जीत जाएंगे या नहीं? बॉलर अगर अच्छी बॉल फेंकेगा तो फिर मैच विन कर देखिए, जाएंगे? पिच जो है ये अमूमन जो है बॉलर्स को फायदा देती है। कजाफी स्टेडियम लाहौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन वेदर ड्राई जितना होता जाएगा, गर्मी हो गई वहां पे लाहौर में, तो वो बॉलर सिर्फ और सिर्फ वो बॉलर जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं समझदार बॉलर, जो बॉल की वैरायटी देगा वहां पर, वही कामयाब होगा। अदरवाइज आपको पता है मुल्तान सुल्तान में जो बैटर्स हैं वो एक से बढ़कर एक है। यानी कि रिजवान से शुरू करते हैं, आप चलते जाते हैं, अनवर अली को लेते हैं, अरफात को लेते हैं, फिर शेल्डन को लेते हैं, उसमें आपकी एक पूरी लाइन, टिम डेविड, यानी कि उनके पास जो ऑलराउंडर टाइप हैं और खासतौर पर जो बैटर हैं वो ज्यादा अंग्रेजी दूसरा वाला बैटर है वो, यानी कि जो बैटिंग वाले बैटर है वो ज्यादा बैटर है। लेकिन बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम ना लाहौर कलंदर ने 7 बॉलर खिलाए हैं और उन्होंने बताया कि जनाब ये देखें जो बॉलर्स हैं वो किस तरह कंट्रोल कर सकते, क्योंकि शाहिद शाह अफरीदी वहाँ का कप्तान है, वो बॉलर है, उधर रिजवान है, रिजवान बैटिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। अब ये मुकाबला ये है कि 2 स्ट्रेटजीज हैं जो कल के मुकाबले में नजर आएंगी और यकीनी तौर पर फैंस लाहौर, अब लाहौर को एक और है, मैच भी तो लाहौर में हो रहा है, वैसे भी लाहौर कलंदर्स के जिसको देख लो वो लाहौर कलंदर्स का फैन है, तो इससे भी तो असर फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपस की बात है कि आप किसके फैन हैं? मैं तो मेरे अलावा हाँ पाकिस्तान सुपर लीग के। सबसे मजे की चीज इसमें ये है कि पिंडी में मैचेस हुए हैं अभी कल ही आपको पता टीमें सारी रवाना हुई हैं, आज कुछ लाहौर पहुंची है, कुछ कल पहुंच गई थी। हम वहां पे कवर करने जब गए तो वहां पर लइये से पूरी फैमिली, जिसमें 5 साल की बेटी और जो बेटियां ज्यादा थी, उनमें एक बेटा था, तो उनके वालिद, हाँ जी, वालिद लिया से अपनी बेटियों को लेकर आए सिर्फ और सिर्फ मुल्तान सुल्तान का पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाला मैच दिखाने के लिए। उन्होंने कहा जी मुल्तान सुल्तान की हम फैन हैं, कोई ये ना कहे कि मुल्तान सुल्तान को यहाँ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, पेशावर करीब है, पेशावर के लोग ज्यादा आते हैं, तो वो अपने बैनर्स बना के लाए मुल्तान सुल्तान के लिए। तो फैंस तो हर टीम के हैं और आपस की बात है, आप भी इस पर एग्री करेगी, टीम चाहे मुल्तान सुल्तान हो या लाहौर कलंदर है तो पाकिस्तान की टीम ना, तो जाहिर है कि सारी टीमें हमारी अपनी हैं, सारी टीमें हमारी अपनी हैं और सारे प्लेयर्स हमारे अपने हैं। प्लेयर्स की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि कुछ नया टैलेंट, जिसके लिए असल में ये चीज़ करवाई जाती है कि नया टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे सामने आए, तो आए हैं कुछ ऐसे नौजवान निकले हैं। देखिए अब सबसे ज़्यादा तो इस्लामाबाद में आपको लड़के नजर आएंगे, फिर आपको अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जो जैसे शाहवेज इरफान का नाम, अगर मैं अभी इस मैच के हवाले से देखो, शाहवेज का नाम है, हसन तलत ऑलराउंडर है, पहले खेलते रहे लेकिन दोबारा खुल के सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद साथ साथ जो हसन तलत के साथ जलाल खान एक नौजवान है और बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर, वो भी आपको नजर आया। गो के सबको मौका नहीं मिलता, ये तो आपको भी पता है कि ज़ाहिर है 25 का स्क्वाड है, उसमें से आपको लेकिन एक टीम के साथ एसोसिएट होना और वहाँ पे मौका मिलना यकीनी तौर पर एक कमाल की बात है। और पेशावर ज़ल्मी ने भी यही काम किया, उसने बहुत सारे नए जो नौजवान हैं उनको अपनी टीम में शामिल किया। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि लास्ट टाइम कप्तान थे, सोहेल तनवीर की बात करें, अब वो शामिल नहीं है कहीं पे। चीज़ें ऐसी हैं कि टैलेंट आएगा और आ रहा है। इसमें छोटी सी बात ऐड कर दूं कि ये पहला PSL होगा कि जिसके दरमियान में ख़वातीन के 3 नुमाइशी मैच हुए, एक सुपर वुमेन्स और दूसरी अमेज़न टीम बनाई थी, और इसमें 10 गैर मुल्की, यानी कि 7 मुल्कों से 10 गैर मुल्की जो क्रिकेटर्स ख़वातीन थी उन्होंने शिरकत की। गो के बड़ा अच्छा एक नुमाइशी मैच था, एग्जीबिशन मैच था, लेकिन कम अज कम आप लड़कों को तो खेलता देख रहे हैं ना, अब उन लड़कियों को जिनको क्रिकेट का शौक है उनके लिए भी लीग का एहतमाम हो रहा है। वो उन लड़कियों के लिए भी होना चाहिए जिन्हें शौक है लेकिन उनको क्रिकेट समझ में नहीं आती।
नहीं, वो तो ज़ाहिर आप समझ आएगी जब आप फैन होंगी ना, खास तौर पे आप कहेंगे कि यार लॉरा आई हुई है और इतनी दूर से आई है साउथ अफ्रीका से, मैं उसको देखना चाहती हूँ। वो कितना जब लास्ट टाइम जब उसने सेंचुरी किया और वो पिंडी की पिच पे खेल के गए हैं, और उसके बाद जो इंग्लैंड की जो प्लेयर थी उनका बाद में यही कहना था ना कि हमने बड़ा मिस किया, हमें आना चाहिए था यहाँ पर, जब आपको याद होगा जब कैंसिल हुआ था सारा पुरानी बात। तो अब वो प्लेयर्स का लीग के लिए आना, तो जाहिर है वो तो एनओसी लेके आ गए हैं, अब तो ऑफिशियली तो नहीं वो उस तरह कह सकते कि पूरी नेशनल टीम आ रही है उनकी, क्या आ रहा है। तो इसका जो फायदा है कि आपकी जो प्लेइंग नेशन जैसे हम कहते हैं ना कि वी आर प्लेइंग नेशन, और हमें जो भी खेल है उनको प्रमोट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं। अच्छा, खेल को प्रमोट करने में जो हमें मसाइल आ रहे थे ना नमूद, वो थे सिक्योरिटी को लेकर, जो दूसरे ममालिक के खदशात थे। लेकिन अब बहुत सारे ममालिक के प्लेयर्स, इवन जो फीमेल प्लेयर्स हैं, वो भी यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ खेल रही हैं, ख़ुद को महफूज तस्वुर करती हैं, बाहर शॉपिंग्स के लिए जाती हैं, हमारे मॉल्स में जाती हैं, हमारे लोगों से मिलती हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी होती हैं हमारे कल्चर को जानने के बाद। तो आपको लगता है कि ये जो PSL का सिलसिला है, इससे पाकिस्तान में जो रिवाइवल है खासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको बहुत ज़्यादा मदद मिली है, आगे भी मदद मिलेगी? मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम इंतजामात पर बात कर लें कि अब की बार इंतजामात कैसे देखें। इंतजामात से पहले ना, जो क्योंकि आपने पूरी बात की, थोड़ा सा बता दूं कि नजम सेठी ही थे उस वक्त चेयरमैन PCB। आपको याद होगा जब PSL का ख्याल आया था, हमने पहला PSL, दुनिया में कोई टीम आने को तैयार नहीं थी इस खिते में, ना श्रीलंका ना पाकिस्तान, ठीक है, हालात थे ऐसे, नहीं आ रहे थे वो। उस वक्त PSL हमने करवाई दुबई में, फिर इन्होंने कहा कि जी हम इसको पाकिस्तान लेकर आएंगे। तब बहुत सारी दुनिया ही कहती थी कि यार ये नजम सेठी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये पॉसिबल नहीं है, क्या बातें कर रही है, ठीक है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपने देख लिया, तीसरे PSL के बाद आप अपने तमाम मैचेस अपने ग्राउंड्स में किए। इस मर्तबा आपने कोयटा में भी एक नुमाइशी मैच कर दिया जिसके बारे में आप डरते थे। अच्छा, पेशावर का जो स्टेडियम है वो तैयार होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, और बल्कि पेशावर के जर्नलिस्टों से हमारी मुलाकात हुई, वो जो पिंडी में, रावलपिंडी में आके उन्होंने मैचेस कवर किए, तो उन्होंने कहा कि हम तो वेट कर रहे हैं कि कब वो कंप्लीट हो, हम वहां मैच करवाएं। अच्छा, उसके बाद गवादर का आपका जो स्टेडियम है वो तकरीबन तैयार है, उसको सिर्फ इंटरनेशनल, हाँ जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, सिटिंग अरेंजमेंट उसका करना है सिर्फ आपने। उसके बाद जो आपका इस्लामाबाद का स्टेडियम है, जो मागला, अगर आपने देखा हो, मेरी बात सुने नमूद, ना आपने कराची में कोई मैच देखने के लिए मुझे मेरी टीम को बुलवाया, मुझे बुला लें एटलीस्ट, ना आपने कभी इस्लामाबाद के लिए सोचा, पिंडी के लिए, ना आपने कभी लाहौर के लिए भी, चले जी फाइनल भी वहीं पे होना है, आपने कभी नहीं। गवादर का तो वादा कर लें, वहाँ मैच हो रहा होगा तो बुलाएंगे मुझे मेरी टीम को। देखिए जी, गवादर में हुआ तो इंशाल्लाह हम सारे वहाँ पे जाएंगे। जाहिर है कि एक बड़ा इवेंट होगा और बड़ी चीज होगी। जिस तरह कोयटा में हुआ था, हमारी ख्वाहिश थी कि हम कोयटा का मैच देखने जाए, क्योंकि वहाँ पे 22 साल के बाद कोई इंटरनेशनल प्लेयर जा रहे थे उस स्टेडियम में। वैसे खेलते रहे हैं जब ये काज़न ट्रॉफी में जाके, लेकिन इस तरह एकदम इकट्ठे होना, तो इंशाल्लाह जब आपको फैसलाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह पे मिलेगा ये। बहुत शुक्रिया नमूद, अब हमारे साथ मौजूद थे और चले जाते जाते ना चाहते हुए आपने वादा भी कर लिया मुझे और मेरी टीम को मैच दिखाने का। नमूद मुस्लिम जी हमारे स्पोर्ट्स डेस्क को हेड कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका तज्जिया होता है और बहुत सारी ऐसी बातें वो हमें बताते हैं जो मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्रिकेट से मुतालिक। जैसे कि आज इन्होंने मुझे सिखाया कि जो लीग है वो क्रिकेट में है और जो लेग है वो फुटबॉल में है। मेरे जैसे लोग हैं लेकिन हम भी क्रिकेट फैंस हैं, और क्योंकि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और हमारा सारा मुल्क क्रिकेट से प्यार करता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम क्रिकेट से प्यार नहीं करें। इसीलिए हो रहा है जी पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ मरहला कल से शुरू, और उस हवाले से आज हमने बात किया। मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, कल मेरी आपसे दोबारा हो रही होगी मुलाकात। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है। अल्लाह ने के बाद। कनाडा में बेकाबू ट्रक शहरियों पर चढ़ दौड़ा, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों में 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। हादसे से मुतल्लिक पुलिस का कहना है कि वाक़े में 38 साला ट्रक ड्राइवर मुलव्विस लग रहा है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर ने इस हादसे को खौफनाक करार दिया और हादसे में हलाक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। चीन ने कोरोना वायरस के आगाज से बंद अपनी सरहदें गैर मुल्की सयाहों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस के बाद 3 साल से मुल्क में गैर मुल्की सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जिसे अब उठाते हुए गैर मुल्की सयाहों के लिए वीज़े बहाल कर दिए हैं। बीजिंग की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी के ऐलान के बाद हुकूमत ने
سفری اور سیاحتی پابندیوں کو لے کر یہ اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری، ندی نالوں میں سیلابی صورتحال سے کئی گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ طائف میں خوفناک ہوا کے بگولے نے گاڑیوں سمیت فصلوں اور دیگر اشیاء کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہی مچا دی، جبکہ شدید ژالہ باری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور بٹی کے طوفان کی پیشن گوئی کی ہے۔ فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی کی 73ویں کانگریس 16 مارچ کو روانڈا میں ہوگی۔ دارالحکومت کیگالی میں فیفا کانگریس کی میزبانی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر کے چاروں اطراف میں سڑکوں پر جگہ جگہ کانگریس کے تشہیری بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ کانگریس کے دوران فیفا کے صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ گیانی انفانٹینو صدارت کے واحد امیدوار ہیں جو کہ اس بار تیسری مرتبہ صدر منتخب ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن ایک امریکی تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آمدنی بڑھنے سے انسان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے لیے 2 سروے کیے گئے جن میں 33,391 ایسے افراد سے بات چیت کی گئی تھی جن کی عمریں 18 سے 65 سال کے درمیان تھیں اور ان کی کم سے کم آمدنی $10,000 تک تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے تحقیق کے 2 بڑے نتائج سامنے آئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ $5 لاکھ سالانہ کما کر خوشی کے احساس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ 15% کا اصرار تھا کہ زیادہ پیسوں سے انسانی خوشی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔